Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Good morning, everyone. Good morning. Yes, sir. स्क्रीन दिख रहा है? हाँ सर, दिख रहा है। ठीक है। हम लोग आज ऑप्टिक्स देखने वाले हैं, जो मेडिकल ऑप्टिक्स बेसिकली। ऑप्टिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला रे ऑप्टिक्स, एंड सेकंड इज वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स एक इंडिपेंडेंट चैप्टर है, इसको पढ़ने के लिए कोई 11th का चैप्टर की जरूरत नहीं पड़ेगा। बट जो वेव ऑप्टिक्स है उसके लिए तुम्हारा वेव मोशन, जो एसएचएम के बाद हम लोग पढ़े थे 11th में, उसका जरूरत पड़ने वाला है। सो लाइट क्या होता है, कोई बता सकता है क्या लाइट का डिफिनेशन? हेलो। It is a form of energy by virtue of which we are able to mm, see any object or anything around us. और कोई? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, ऐसे तो इसे हम लोग रे भी बोल सकते हैं। अभी हम बताएं कि ऑप्टिक्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, रे ऑप्टिक्स दूसरा वेव ऑप्टिक्स। इसे रे भी मान सकते हैं और वेव भी मान सकते हैं। इस चैप्टर में हम लोग इसे रे ही मानेंगे, बट एक्चुअली में ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। इसके प्रोपगेशन को डिफाइन करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होना जरूरी है। सो यू कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ लाइट। Light is an electromagnetic wave. Light is an electromagnetic wave or radiation that can be detected by human eye. Light is an electromagnetic wave or radiation that can be detected by human eye. In this topic,
light will be treated as in this topic, light will be treated as set of rays or beam. In this topic, light will be treated as set of rays or beam that produces sensation of vision to our eyes. इस चैप्टर में लाइट को हम लोग कई सारे शेप्स में देखेंगे। पैरेलल हो सकता है, कन्वर्जिंग हो सकता है, डाइवर्जिंग हो सकता है। जैसे it is cylindrical, parallel, ये कन्वर्जिंग है, and it is diverging. उसके बाद लिखो light rays travel along a straight line. Light rays travel along a straight line unless disturbed. जब तक उसे हम लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे ना, तब तक वो स्ट्रेट लाइन में मूव करते रहेगा। अभी जो डिस्टर्बेंस ये कैसा हो सकता है? किसी टाइप का डिस्टर्बेंस हम लोग देख सकते हैं लाइट रेज में। सो ये तीन हेलो हाँ सर, कोई ऑब्जेक्ट अगर बीच में अगर कोई डिस्टर्बेंस जैसे कोई फिनोमिना, रिफ्लेक्शन, क्या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जैसे एक रिफ्लेक्स मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर जाता है तो वहाँ पे चेंज कर जाता है थोड़ा सा अपना डायरेक्शन। और रिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं। ओके Formation of rainbow. there are three types of disturbances.
जो फर्स्ट है वो तुम्हारा रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, किसी को पता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक मतलब? यानी किसी सोर्स से लाइट निकल रहा और एक स्मूथ सरफेस से टकराता है तो फिर वो सोर्स की तरफ ही आएगा, किसी एक सेंटर लाइन से। उसके लिए कितना मीडियम होना चाहिए रिफ्लेक्शन के लिए? एक मीडियम काफी स्मूथ से। एक से ज़्यादा हुआ तो? वो भी होगा। तो ये तुम्हारा रिफ्लेक्शन है। इसमें एटलीस्ट एक मीडियम होना चाहिए, एक से ज़्यादा मीडियम होगा तो भी होगा, लेकिन उसमें एक से ज़्यादा रिफ्लेक्शन होगा। अच्छा, रिफ्रैक्शन क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट टुवर्ड्स नॉर्मल। क्या? बेंडिंग ऑफ लाइट को कहते हैं। तो उसके लिए कितना मीडियम होना चाहिए? इसके लिए दो मीडियम होने चाहिए, एक लाइटर मीडियम होगा, एक डेंसर होगा। तो डेंसर की तरफ अगर जाएगा तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा। सेकेंड इज रिफ्रैक्शन। सपोज इट इज अ ग्लास और इधर एयर है। अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जा रहा होगा तो। लाइट ओरिजिनली उसका डायरेक्शन कुछ और होगा, फाइनली उसका डायरेक्शन कुछ और हो सकता है। जो तीसरा फिनोमिना इसी में है, मतलब डिस्टर्बेंस, उसे हम लोग डिफ्रैक्शन बोलते हैं। डिफ्रैक्शन का मतलब पता है किसी को? लाइट स्प्लिट कर जाता है, एक सिंगल वे में जा रहा होता है, किसी मीडियम के कारण वो तीन चार या ज्यादा में स्प्लिट कर जाता है। क्यों स्प्लिट कर जाएगा? जब लाइट कोई टीनी होल से पास आउट होता है जहाँ पे स्पेस काफ़ी कम है, तब उस केस में उसका डिफ्रैक्शन होता है। इसको हम लोग डिटेल में अभी नहीं देखेंगे, ये वेब ऑप्टिक्स का एक टॉपिक है, सो इसे वहीं पे देखना चाहिए। उसके बाद लिखो नेक्स्ट पॉइंट में, लाइट बाय इटसेल्फ इज इनविजिबल। लाइट बाय इटसेल्फ इज इनविजिबल, बट when it is reflected, light by itself is invisible, but when it is reflected by an object, but when it is reflected by an object and reaches to our eye, we can see the object. Reaches to our eye, we can see the object. लाइट ऐसे तो इनविजिबल होता है, इसे हम लोग देख नहीं सकते हैं, लेकिन जिस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर के आ रहा होगा उस ऑब्जेक्ट को हम लोग देख पाते हैं।
एग्री? यस Yes, sir. अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। एनी एक्चुअल पॉइंट ऑब्जेक्ट will be treated as any actual point object will be treated as a point source of light. सोर्स दो तरीके का होता है, एक ल्यूमिनस, दूसरा नॉन ल्यूमिनस। जो ल्यूमिनस होता है उसके पास अपना लाइट होता है, लेकिन जो नॉन ल्यूमिनस होता है उसके पास अपना लाइट नहीं होता। ल्यूमिनस के एग्जांपल सन, स्टार्स। नॉन ल्यूमिनस में मून, कैंडल, बल्ब। सही है या गलत है? इसका एग्जांपल दो। हेलो? सर बल्ब तो luminous होगा ना, वो रिफ्लेक्ट थोड़ी करता है। या और कैंडल? कैंडल का भी सर वो भी तो luminous होगा वो। वेरी गुड। सो ल्यूमिनस का हम डिफिनेशन दिए हैं कि जिसके पास अपना खुद का लाइट होगा, मतलब सन, स्टार्स, बल्ब, कैंडल। नॉन ल्यूमिनस में वो सारे ऑब्जेक्ट जिसके पास लाइट नहीं होगा या फिर अपना लाइट नहीं होगा, जैसे मून, पेन, पेंसिल, वुड, पेपर। सो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट भी हम लोगों के लिए, मतलब हमारे आइज के लिए एक सोर्स की तरह बिहेव करेगा। मतलब उसे हम लोग देख पाते हैं, ऐसा विजुअल होगा कि लाइट उसी से निकल कर आ रहा है, मतलब वो हमारे लिए एक सोर्स की तरह बिहेव कर रहा होगा। आर यू गेटिंग? Yes, sir. सोर्स यहाँ पे है, एक्चुअल में इसके पास ही लाइट हो सकता है, बट अगर होना होगा तो। बट ये ऑब्जेक्ट है, हम लोग इस सोर्स को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि जो लाइट फाइनली रिफ्लेक्ट होकर आई के पास जा रहा है वो इस ऑब्जेक्ट से जा रहा है। तो मेरे लिए ये जो ऑब्जेक्ट है वही एक टेम्पोररी सोर्स की तरह बिहेव करेगा। समझ में आ रहा है? सर सोर्स से डायरेक्ट निकलने वाले लाइट को हम लोग क्यों नहीं देख सकते? उसे भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम रिफ्लेक्ट करवाएं। ऑब्जेक्ट को देखना है मुझे। सोर्स भी देख सकते हैं, बल्ब हम लोग देखते हैं ना, कैंडल भी तो देखते हैं। सर वो भी तो ऑब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, फिर भी तो सोर्स देख ही सकते हैं। क्या? जैसे सन का लाइट अगर गिर रहा है किसी पेड़ पे तो हम लोग उसको देख पा रहे हैं, तो सोर्स भी तो देख पा रहे हैं सन और वो ऑब्जेक्ट। हेलो? हेलो थोड़ा लाउडली बोलो। से बोल रहे हैं कि जैसे सन एक सोर्स है लाइट का और वो हाँ पेड़ पे गिर रहा है अगर ट्री पे, हाँ तो हम लोग ट्री को देख पा रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट भी देख पा रहे हैं और सन भी तो देख पा रहे हैं, तो दोनों हाँ सोर्स और ऑब्जेक्ट को एक साथ देख ही सकते हैं। हाँ, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ऑब्जेक्ट टेम्पोररी सोर्स होगा, वो परमानेंट सोर्स नहीं होगा मेरे लिए। बट जिससे लाइट आ रहा है वो परमानेंट सोर्स है। हम ये थोड़ी ना बोल रहे हैं कि सोर्स को तुम नहीं देख सकते हो। सोर्स को भी देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट को भी देख सकते हैं। अगर सोर्स से लाइट रिफ्लेक्ट होकर के ऑब्जेक्ट पे जाता है और ऑब्जेक्ट से आई तक जाता है, तो वो जो ऑब्जेक्ट होगा मेरे लिए एक सोर्स की तरह बिहेव कर रहा होगा कुछ मोमेंट के लिए, और इसी को हम लोग टेम्पोररी सोर्स बोलेंगे। समझ में आ रहा? Yes, sir.
शुरुआत में हम कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग बताए थे। 3 तरीके का था, एक पैरेलल रेस, कन्वर्जिंग रेस, डाइवर्जिंग रेस। तो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग में किस तरीके की लाइट को हम लोग देख पाते हैं, या फिर किस तरीके का लाइट अगर ऑब्जेक्ट से आता है तो उसे हम लोग देख पाएंगे? एनी गेस? कन्वर्जिंग होना चाहिए, डाइवर्जिंग? डाइवर्जिंग। देखते हैं। जो पहला वाला हम डायग्राम बनाया है वो डाइवर्जिंग है, जो सेकेंड वाला है वो कन्वर्जिंग है। तो डाइवर्जिंग के केस में जो रेज जा रहा है उसका जो एरिया होगा, एरिया मीन्स ये पूरा रीजन आई को कवर कर रहा है, और ये जो कन्वर्जिंग है उसका एरिया भी आई को कवर कर रहा है। बट ये जो डाइवर्जिंग वाले केस में तुम्हारा रेज ऑफ लाइट है वो बाहर की तरफ जा रहा है, मतलब फैल रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। और ये जो कन्वर्जिंग वाला केस है उसमें पहले उसका एरिया ज़्यादा था, अब डिक्रीज कर गया है। समझ में आ रहा? मतलब दोनों डायग्राम में कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग। मतलब दोनों केस में सर हम लोग देख सकते हैं ना? नहीं, अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ डायग्राम समझा रहे हैं। कन्वर्जिंग का मीनिंग क्या होता है, डाइवर्जिंग का मीनिंग क्या होता है। तो जब हम लोग रे डायग्राम बनाएंगे तो उसमें समझ में आना चाहिए ना ये डाइवर्जिंग रेस है या फिर कन्वर्जिंग रेस है, इसलिए हम बता रहे हैं। अगर रेज ऑफ लाइट तुम्हारा एक्सपैंड कर रहा है, इसका शुरुआत में एरिया कम था, बाद में ज़्यादा हो गया, तो उसे हम लोग डाइवर्जिंग बोल रहे हैं, अदरवाइज कन्वर्जिंग। हम लोग पी ऑब्जेक्ट को सिर्फ डाइवर्जिंग नेचर में ही देख पाते हैं। जैसे यहाँ पे पी ऑब्जेक्ट है ना, तो इस केस में पी ऑब्जेक्ट विजिबल होगा, बट इस केस में पी ऑब्जेक्ट नॉट विजिबल। एज अ फैक्ट इसे हम लोग याद रखेंगे कि जब कभी भी तुम्हारा रेज ऑफ लाइट कन्वर्जिंग होगा तो उसे हम लोग देख नहीं पाएंगे ऑब्जेक्ट को, बट डाइवर्जिंग होगा तो उसे हम लोग देख पाते हैं। इसका यूज बहुत है रे डायग्राम में। एग्जांपल लेते हैं एक। ओ और ओ डैश, 2 पॉइंट हम लिए हैं, कौन सा पॉइंट आई को दिख रहा होगा? दोनों दिख रहा होगा ना? और कोई? और किसी कुछ बोलना है, एक्सप्लेनेशन? हेलो?
सर दोनों पॉइंट डाइवर्जिंग है तो दोनों विजिबल होगा ना। ठीक है, तुम बताओ अदर्स तो दोनों ही विजिबल हैं। क्यों? क्यों? रीजन वही है ऑब्जेक्ट, वैसे कि अच्छा ऑब्जेक्ट कौन सा है, ओ या ओ डैश या दोनों? सर ओ डैश ऑब्जेक्ट है। क्यों होगा ऑब्जेक्ट ओ डैश? क्योंकि सर वो ओ का लाइट ले रहा है मतलब और फिर उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये सब रेस तो वही वही से निकल रहा है, तो सोर्स वही। अच्छा इमेज क्या होता है? इसमें इमेज भी है क्या कोई? इमेज कब बनता है? जब सर दो, The rays actually apparently intersect करता है। तो यहाँ पे वैसा कुछ हो रहा है, O dash पे कर रहा है। ओ डैश फिर इमेज होगा, तो ऑब्जेक्ट क्या है? तो ऑब्जेक्ट O हो जाएगा। ओ ऑब्जेक्ट है, ओ डैश इमेज है, बट माय क्वेश्चन है इसकी दिखेगा कौन सा, ओ या ओ डैश? बताओ। इस केस में ओ डैश नहीं दिखेगा सिर्फ, क्योंकि फाइनली जो ऑब्जेक्ट है आई के लिए, या फिर हम लोग बोल सकते हैं टेम्पोररी सोर्स जो है, वो तुम्हारा ओ डैश है। वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, ये ओ भी किसी के लिए इमेज हो सकता है, अगर इसको भी हम पीछे की तरह एक्सपेंड कर दें तो कहीं पे मीट करवा दे तो लेट से पी, फिर और हम लोग एक्सपेंड करके मीट करवा दे तो कुछ क्यू, बट फाइनली जो रेस ऑफ लाइट जा रहा है आइस में, वो तुम्हारा ओ डैश के लिए जा रहा है, ओ डैश से जा रहा है, तो आइस को सिर्फ ओ डैश दिखेगा। ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, वो सब भी दिख सकता है, बट फाइनली जो होगा वो तुम्हारा ओ डैश ही रेस ऑफ लाइट जा रहा है आइस के पास, तो हम लोग बोलेंगे कि आइस के लिए ओ डैश विजिबल होगा। सर एग्जांपल दे सकते हैं? एग्जाम्पल मतलब रियल लाइफ से? यस सर। ठीक है, एक सेकंड। हमारे पास कोई पेन होगा, तो दिख रहा है क्या? बट उस पे रेज ऑफ लाइट आ कहाँ से रहा? तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा, मीन्स यू आर म्यूटेड। सर रेज ऑफ लाइट तो आ रहा है ट्यूबलाइट से, जो भी बल्ब जल रहा है ट्यूबलाइट जल रहा है तुम्हें वहाँ अभी, पे। अच्छा तुम्हें अभी वो दिख रहा था या पेन दिख रहा था? यस सर दिख रहा है पेन। समझ में आया या नहीं? मतलब एक्चुअली में जो लाइट आ रहा था तुम्हारा, जो भी बल्ब वगैरह होगा या उसके अलावा जो भी सोर्स होगा उससे आ रहा था, पेन पे गया, पेन से रिफ्लेक्ट हुआ, लेकिन तुम्हें सिर्फ पेन दिख रहा था, उस सोर्स अभी तुम नहीं देख रहे थे। वो जो सोर्स तुम्हारा था वो यहाँ पे ओ है, एंड फाइनली जो हम ओ डैश बोल रहे थे, अगर इस केस में इमेज है तो उस केस में तुम्हारा पेन है, वहाँ पे इमेज नहीं है, वहाँ पे एक अलग तुम्हारा ऑब्जेक्ट है। आर यू गेटिंग? सर तो पेन तो एक ऑब्जेक्ट है ना, हम्म और पेन जहाँ पे है हमको वहीं पे विजिबल है। तो हम्म अगर इस केस में ओ ऑब्जेक्ट है तो ओ डैश पे उसका इमेज कैसे विजिबल है? वो ओ क्यों नहीं विजिबल है अगर ओ ऑब्जेक्ट है तो? अगर मानिए ओ पेन है तो हम्म। ओ विजिबल होना चाहिए। वो भी देख रहा है सर, हमको डैश में दिख रहा है। इस पे भी आते हैं, पहले जो हम समझाए वो तुम्हें समझ में आया क्या? मतलब इसके पहले जो एग्जांपल हम दिए कि तुम्हारा जो बल्ब है तुम उसे नहीं देख रहे थे, पेन तुम्हें दिख रहा था। हाँ सर वो समझे कि अगर हम एक टाइम पे अगर ऑब्जेक्ट की तरफ देख रहे हैं
तो हमको मतलब अगर हम पीछे घूम के देखेंगे तब हमको बल्ब दिखेगा, लेकिन सामने हमको पेन दिख रहा है बिना सोर्स को देखे हुए, क्योंकि रिफ्लेक्ट कर रहा है रेज। वो समझ या गया सर। अब क्वेश्चन बोलो। क्वेश्चन सर यहाँ पे ये वाला में मतलब ये ओ और ओ डैश में आप बोले कि ओ डैश दिखेगा, ओ नहीं दिखेगा। अगर ओ एक ऑब्जेक्ट है तो ओ हम लोग को विजिबल होना चाहिए। जैसे कि पेन एक ऑब्जेक्ट है तो हम लोग को ऑब्जेक्ट ही विजिबल होता है ना, मतलब वो विजिबल होता है ना सर हम लोग को। ओ डैश तो जाके रेटिना रेटिना पे बनता है। एग्जाम्पल देते एक सेकेंड। इसके पहले हम क्या बोल रहे थे ना कि इससे अगर हम लोग लाइट को पीछे ले जाएं तो समथिंग पी बन सकता है, उससे पीछे ले जाएं तो क्यू भी बन सकता है। एक सेकेंड। दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है ना। इसको हम लोग एक्सपेंड किए पीछे की तरफ, तो फिर कहीं पे आर भी बन सकता है, कहीं पे क्यू भी मिल सकता है मुझे, कहीं पे पी भी मिल सकता है, और और कई सारे तुम्हारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। इसको अगर हम लोग पीछे की तरफ ले जाएं तो ये समझ में आ रहा है? हेलो। यस सर। यस सर। यहाँ पे ऊपर वाले केस में हम सिर्फ दो यूज किए थे, 2 पॉइंट ओ एंड ओ डैश, बट माई आइडिया वॉज टू इंट्रोड्यूस ऑल ऑफ द पॉइंट्स। तुम पीछे बोले भी तुम्हें थे कि इसे हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं, फिर फाइनली तुम्हारा क्यू पॉइंट मिल सकता है, देन पी पॉइंट मिल सकता है। तो अगर हम लोग मिरर रखें कहीं पे, जैसे एक कैंडल हम लोग जलाते हैं और मिरर रखते हैं, एक पीछे की तरफ भी मिरर रख लो, तो इसका रिफ्लेक्शन इस मिरर में दिखेगा। हेलो। यस सर। फिर वहाँ पे जो इमेज बनेगा उसका इस मिरर में, देन यस इसमें सर। अगेन ये चलता चला जाएगा। अब वो कई सारे उसमें इमेजेस बन सकते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे खड़ा होकर देखें इस पोजीशन पे जहाँ पे तुम्हारा कैंडल रखा हुआ है, तो मुझे इमेज दिख रहा होगा। आर यू गेटिंग? यस सर। एक नहीं, बहुत सारा इमेज दिख रहा होगा, कुछ इमेज नहीं भी दिख रहा होगा, कुछ मोमेंट के लिए ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा, कुछ मोमेंट के लिए ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा होगा। आर यू गेटिंग? यस सर। और कोई डाउट है किसी को क्या? सर हम समझ नहीं पाए, आप
सो कहना क्या चाह रहे थे मतलब? ठीक है, एरिया डायग्राम जब आएगा तो इसे हम लोग इमेज और ऑब्जेक्ट को जब क्लियर करेंगे तो शायद ज़्यादा बेहतर से समझ पाओगे। सो इसे अभी के लिए रहने देते हैं, जब वो टॉपिक आएगा तब इसे हम लोग फिर से डिस्कस कर लेंगे। अब हेडिंग देते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हेलो, यस सर। आपको पता है क्या कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में कितने टोटल लॉज हैं, कितने पॉइंट्स हैं? दो पॉइंट, कौन कौन से? एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, और इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सेम प्लेन में लाई करता है। ऐसे सेकंड वाला पॉइंट का मीनिंग क्या होता है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल तीनों सेम प्लेन में होगा मतलब? कोई बता सकता है? तो जिस प्लेन से एक रे निकल रहा है वहीं से बाकी तीनों भी रहे हैं, उसी प्लेन पे same सर मीन्स इस पे रे, जिस प्लेन पे रे इंसिडेंट हो रहा है उसी से बाउंस बैक हो रहा है। और कोई? लिखो पहले। उसमें आई और आर इधर इंटरचेंज रहेगा ना डायग्राम में। क्या? आई और आर का पोजीशन एंगल जो वहाँ पे दिखाया है। इधर से अच्छा अच्छा, ये इधर में या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में दो बेसिकली पॉइंट हैं या दो लॉज है। एक एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, इंसिडेंट रे इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल शुड बी इन सेम प्लेन। बेसिकली अगर इसे हम लोग कुछ मोमेंट के लिए वेक्टर एज्यूम कर लेते हैं, इस आई वाले को, इंसिडेंट रे को, और आर को भी एक वेक्टर बोल लेते हैं। नॉर्मल तो पहले से एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, वेक्टर ही होगा। तो ये तीनों जो वेक्टर होगा, अभी हम इस पे नहीं आ रहे, हम लोग तीन वेक्टर्स एज्यूम कर रहे हैं बेसिकली। तो तीन वेक्टर्स अगर सेम प्लेन में होंगे तो उसे हम लोग प्लेनर बोलते हैं, प्लेनर वेक्टर्स। या फिर वेक्टर्स प्लेनर कब होंगे? जब एक ऐसा प्लेन होगा जिसमें तीनों कंटेन हो जाए। आर यू गेटिंग? यस सर।
तो यहाँ पर भी वही केस है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और तुम्हारा नॉर्मल से एक एटलीस्ट एक प्लेन तुम्हारा पास आउट होना चाहिए। ये तीनों तुम्हारा किसी एक पर्टिकुलर प्लेन में ही आने चाहिए। मतलब ये जो तुम्हारा रिफ्लेक्टेड हो सकता है वो तुम्हारा कुछ बाहर की तरफ भी हो सकता था, जेड एक्सिस के अबाउट। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ये जो एंगल आई होता है तुम्हारा, ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है। रिफ्लेक्टेड रे सेम तुम्हारा नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड एंगल जो तुम्हारा होगा वो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का होगा। अच्छा, ये जो दो एंगल हम दिखा रहे हैं, एक्स और वाई, ये दोनों इक्वल हो गए या नहीं? ये सही इक्वल होगा। क्योंकि 90 डिग्री है दोनों साइड से। एंगल आई एंगल आर तुम्हारा इक्वल है, तो 90 माइनस आई 90 माइनस आर भी इक्वल होगा, मीन्स एक्स एंड वाई इज इक्वल। क्वेश्चन लिखो एक, फाइंड मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर। फाइंड minimum length of mirror such that observer can see the entire wall. Find minimum length of mirror such that observer can see the entire wall. ये लेफ्ट साइड वाला तुम्हारा वॉल है और ये मिरर है, ये ऑब्जर्वर है। और
टोटल लेंथ L है, कैपिटल L। इस वॉल से ऑब्जर्वर के बीच का डिस्टेंस 2/3 है और ऑब्जर्वर से मिरर के बीच का डिस्टेंस d/3 है। फाइंड मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर सच दैट ऑब्जर्वर कैन सी द इंटायर वॉल। सॉल्व करो। हुआ किसी का?
हेलो, मैं ये सब बता रहा हूँ। अब हुआ किसी का या बनाए हम? हेलो, आदर्श, बता दीजिए। अर्णव, सर बता देते सर। तो लेफ्ट साइड वाला जो है तुम्हारा वॉल था और राइट साइड वाला मिरर था। इस मिरर का लेंथ फाइंड करना था सच दैट कि पूरा का पूरा जो वॉल है वो उसका इमेज इस मिरर में फिट हो जाए। मतलब ये वॉल मुझे इस मिरर में अच्छी तरीके से दिख पाए, कोई पोर्शन इसका कट नहीं होना चाहिए, यानी कंप्लीटली दिखना चाहिए इस मिरर में। यहाँ पे ऑब्जर्वर था, इसे हम लोग पॉइंट से रिप्रेजेंट किए हैं। तो रेज ऑफ लाइट तुम्हारा इस अपर कॉर्नर से आना चाहिए और लोअर वाले कॉर्नर से आना चाहिए, तभी तो पूरा का पूरा दिख पाएगा। वैसे तो बहुत सारे लाइट आ रहे होंगे ना, इस पॉइंट से भी आ रहा होगा, इस पॉइंट से भी आ रहा होगा। तो ऊपर वाले से हम लोग देखते हैं रेज ऑफ लाइट तुम्हारा इस अपर पोर्शन पे, मिरर के अपर पोर्शन पे, चूंकि इस पूरे मिरर में फिट होना चाहिए ना, मैक्सिमम लेंथ हम लोग बात कर रहे हैं, मतलब बाउंड्री कंडीशन होना चाहिए सच दैट की। तो इसका ऊपर वाला पॉइंट से जो तुम्हारा रेज ऑफ लाइट आ रहा है इस मिरर के अपर वाले पॉइंट से हम लोग मैच करवा दिए हैं। एंड फाइनली रिफ्लेक्ट होने के बाद ऑब्जर्वर के आई पे जाएगा। सेम कंडीशन नीचे से भी, रेज ऑफ लाइट तुम्हारा जाएगा इस मिरर पे, रिफ्लेक्ट होने के बाद ऑब्जर्वर के आई पे। ये दोनों जो लाइन हम लोग ड्रॉ की है बेसिकली परपेंडिकुलर है, एज अ कंस्ट्रक्शन बोल सकते हो, डॉटेड लाइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते थे। सो इट इज 90 डिग्री, नीचे भी 90,
यहाँ पे ये जो दोनों एंगल है, ये एंगल आई एंगल आर है, इंसिडेंस एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों सेम होना चाहिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। सेम तुम्हारा नीचे भी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ किए हैं, दिस इज 90 डिग्री 90 डिग्री। तुम कंस्ट्रक्शन वर्क डॉटेड लाइन से भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं उसमें। तो ये ऊपर वाला ट्रायंगल देखो, ये ऊपर वाला ट्रायंगल दिस वन, और ये नीचे वाला ट्रायंगल, दो एंगल इक्वल है 90 डिग्री 90 डिग्री, एंगल आई एंगल आर, so these two triangles are similar, sorry. टू डी बाई थ्री और डी बाई थ्री डिस्टेंस दिया हुआ था क्वेश्चन में। सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगाओ, सिंपल सी बात है। अगर इसे हम लोग x एज्यूम कर लें, इस वाले लेंथ को x, इस वाले लेंथ को y, तो ये पूरा लेंथ x प्लस वाई होगा। पैरेलल x प्लस वाई, इधर इधर भी x प्लस वाई, ये दोनों ट्रायंगल तुम्हारा सिमिलर है। तो अगर ये x है, दिस मस्ट बी 3x 3y, 3x एंड 3y, सही है। Yes, sir. कि ये लेंथ तुम्हारा डी बाई थ्री है ना, और ये पूरा लेंथ डी है, ये पूरा लेंथ तुम्हारा डी दिया हुआ है। और इस छोटे वाले ट्रायंगल के लिए डी बाई थ्री है, तो अगर इसे एक्स बोल रहे हैं तो ये 3 टाइम्स होगा ना। सिमिलरली ये वाई है तो 3y। सो यहाँ पे मिरर का लेंथ x प्लस वाई दिख रहा है, ये x प्लस वाई है तो ये भी x प्लस वाई होगा। तो फाइंड करना x प्लस वाई क्या होगा, 3x प्लस x प्लस वाई प्लस 3y इक्वल टू l। इक्वेशन समझ में आया। इस सवाल के लिए हम लोग लिख रहे हैं 3x प्लस x प्लस वाई प्लस 3y, और क्वेश्चन में l गिवन था, सो इट इज l, है ना। मिरर का लेंथ l बाई 4 होना चाहिए, x प्लस वाई, सही है। हेलो, Yes. किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो? अंजलि, Yes, समझ में sir. आया? समझ में आ Yes. गया। सो x प्लस वाई क्यों निकाले फाइनली? क्योंकि मिरर का लेंथ उसके मतलब x प्लस वाई की इक्वल है। या x प्लस वाई ये पूरा लेंथ है, और चूंकि पैरेलल है इस तरफ से हम लोग कंस्ट्रक्शन किए हुए हैं, तो x प्लस वाई मिरर का लेंथ होगा, और फाइनली वही फाइंड आउट करना था। और उसे फाइंड करने के लिए हम लोग इधर देखें वॉल का लेंथ, जो कि 3x प्लस वाई एंड 3y है, ये क्वेश्चन में गिवन था l के बराबर। सो 3x प्लस वाई प्लस 3y इक्वल टू l, 4 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू l, x प्लस वाई इक्वल टू l बाई 4।
अब हेडिंग दो प्लेन मिरर। सो ये प्लेन मिरर ऐसा कुछ होता है, एक स्ट्रेट लाइन जैसा कुछ। एक साइड इसका पॉलिश होगा, दूसरे साइड पे हम लोग रिफ्लेक्शन करवाएंगे। अगर पॉलिश नहीं होता तो क्या होता? हेलो शार्प इमेज नहीं बनता है। हेलो क्या? सर अगर पॉलिश नहीं रहता तो फिर शार्प इमेज नहीं आर पार दिख बनता जाता। हम्म, ये बेसिकली ग्लास हो जाता फिर। आर पार दिखता। पॉलिश करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं इस सरफेस पे? सिल्वर के कुछ सिल्वरिंग क्यों? सिल्वर का कोटिंग क्यों करेंगे? डेंसिटी ज्यादा होता है इस कारण से। डेंसिटी? क्लास 11th में एक चैप्टर था प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, याद है क्या? उसमें ब्लैक बॉडीज के बारे में पढ़ना था। ब्लैक बॉडीज का क्या प्रॉपर्टी होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है? ब्लैक बॉडी जितने भी रेज होते हैं उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। उस केस में ई का वैल्यू 1 होता है, सॉरी ई का वैल्यू 0 होता है। बट जो सिल्वर बॉडी होता है उसके पास प्रॉपर्टी होता है कि वो सारे के सारे रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट कर देगा, कुछ भी स्टोर नहीं करता है। इस केस में ई का वैल्यू 1 होता है, कोफिशिएंट ऑफ इमिसिविटी। सो इसलिए इस केस में हम लोग ना सिल्वर का कोटिंग कर रहे हैं ताकि जितना भी रेस इस पे हम लोग फॉलो आउट करवाएं, कोई भी रेस को एब्जॉर्ब नहीं कर लिया जाए सरफेस पे, सारा का सारा रिफ्लेक्ट हो जाए। सो उसके बाद लिखो, हेयर द ऑब्जर्वर विल सी here the observer will see two objects because it is receiving two different set of diverging light.
Because it is receiving two different set of diverging light. प्लेन मिरर में जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट और इमेज होता है उसके लिए कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है। जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा सेम फॉर इमेज, ऑब्जेक्ट का साइज इमेज के साइज के बराबर होगा, इस ये सब चीजें उसको हम लोग बाद में देखेंगे। इसके बाद हेडिंग 2, डिफिनीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। हेलो, Yes. definition of object and image. इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में लिखना है पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ इंसिडेंट रेज। पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ इंसिडेंट रेज। सर एक बार रिपीट कीजिए। डिफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, सबसे पहले ऑब्जेक्ट ए दे करके ऑब्जेक्ट, उसका डिफिनेशन है पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ इंसिडेंट रेज। हो गया? Yes. यहाँ पे दो केस है, दोनों केस में हम लोग ऑब्जेक्ट डिफाइन कर रहे हैं क्योंकि इंसिडेंट रेज है, जो मिरर है उस पे रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रहा है। बट ये जो पी है इसे हम लोग रियल ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं, एंड ये जो पीडास है इट इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। जो पी है उसमें हम लोग जो रेज है वो बेसिकली डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंट रेज है, बट जो पीडास वाले केस में ये तुम्हारा कन्वर्जेंट रेज है। तो डिफिनेशन हम बोले थे पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ इंसिडेंट रेज। ऑब्जेक्ट होने के लिए कंडीशन होना चाहिए पहला तो इंसिडेंट रेज, जो मिरर उस पे रेज इंसिडेंट होना चाहिए, जो कि दोनों केस में है। उसके अलावा जो रेज ऑफ लाइट होना चाहिए या तो कन्वर्जेंट या फिर डाइवर्जेंट होना चाहिए। अगर कन्वर्जेंट है तो रियल ऑब्जेक्ट, डाइवर्जेंट है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है? सर इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट को हम लोग इमेज भी कह सकते हैं ना? नहीं,
क्योंकि ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे नहीं है, इमेज हमेशा रिफ्लेक्टेड रे से बनता है। अगला डेफिनेशन अब क्लियर हो जाएगा। पॉइंट बी, इमेज। Point of convergence or divergence of reflected rays। इमेज में लिखना है पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। इमेज के लिए कंडीशन होना चाहिए रिफ्लेक्टेड रे। अगर इंसिडेंट रे है तो ऑब्जेक्ट मिलेगा, ऑब्जेक्ट होगा, बट रिफ्लेक्टेड रे है तो उस केस में तुम्हारा इमेज होगा। रिफ्लेक्टेड रे के केस में भी कन्वर्जेंस हो सकता है, डाइवर्जेंस हो सकता है। पहले वाले केस में जो पी है ये कन्वर्जेंट रे से मुझे मिला है, सो इट इज रियल इमेज। सेकेंड वाले केस में वर्चुअल इमेज है क्योंकि यहाँ पे डाइवर्जेंस हो रहा है, पी डैश। पिछले वाले केस में सिर्फ इंसिडेंट रे था, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे है, तो पहले जो था वो ऑब्जेक्ट था, इस केस में ये इमेज है। समझ में आ रहा है? डायग्राम में कुछ कंफ्यूजन है तो पूछो।
सर एग्जांपल दे सकता हूँ? इतना पहले समझ में आया? ठीक है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है ओ, उस सीरीज ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रहा है मिरर पे, एक मिरर पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। ओडैस पे कंडीशन ओडैस के लिए बताना है, मिरर 1 के रिस्पेक्ट में, मिरर 2 के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट या इमेज है तो कैसा है, रियल वर्चुअल। ऑब्जेक्ट है तो फिर कैसा है, रियल या वर्चुअल। M1 के रिस्पेक्ट में और M2 के रिस्पेक्ट में। M1 के रिस्पेक्ट में वर्चुअल इमेज है और M2 के लिए M2 के रिस्पेक्ट में वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। सर इसका हमको तो इसका उल्टा लग रहा है। क्या? क्योंकि सर ओ से और पहले रेज जा रहा है, तो M1 के रिस्पेक्ट में तो वो जो रेज है वो वहां जाकर के वो कन्वर्जेंट हो रहा है। तो कन्वर्जेंट मतलब कि इंसिडेंट रे ओ डैश पे पहुंच रहा है मिरर 1 के रिस्पेक्ट में। तो सर वो वहां पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट ओडेस, फिर ओडेस से जो रिफ्लेक्टेड रे है वो M2 पे जा रहा है, तो M2 के रिस्पेक्ट में वो वर्चुअल इमेज बनेगा। आई एम नॉट गेटिंग। सर ओ से जो लाइट जा रहा है, तो फर्स्ट टाइम जो इंसिडेंट रे पहुंच रहा है ना सर ओडेस पे, तो फर्स्ट टाइम मतलब कि M1 के रिस्पेक्ट में, तो सर वो वहाँ पे इंसिडेंट रे है, तो इंसिडेंट रे उस पे पहुंच रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट। फिर ओडेस से जो वो रिफ्लेक्ट हो रहा है लाइट, तो फिर वहाँ जो रेज है वो रिफ्लेक्टेड रेज है जो M2 पे पड़ रहा है, M2 के तुम रिस्पेक्ट। एक सेकंड, पहला तुम बोला कि ओ से सीरीज जा रहा है, इंसिडेंट हो रहा है M1 पे, दैट्स वाई ऑब्जेक्ट होगा, ऐसा यस क्या? सर, तो वो यस तो सर। ओ ना होगा, वो तो ओ होगा। सर तो वही इंसिडेंट रे तो सर उस पे भी मतलब कि रिफ्लेक्ट तो आप मतलब कि सर जो वहाँ जो डॉटेड लाइंस आप बनाए हैं ओडेस पे, ओडेस तक वहीं से उस पॉइंट से, सर वो भी तो उस पे इंसिडेंट हो रहा है ना,
उसी डायरेक्शन अच्छा, में ना, मतलब एरो का ये जो डॉट, हेलो, एरो का डायरेक्शन तो सेम रहेगा ना सर, मतलब ये जो O से डॉटेड O लाइन dash- है, एक सेकंड Yes, sir. ये जो डॉटेड लाइंस है, ये इंसिडेंट रे के लिए, क्या इंसिडेंट रे को हम एक्सटेंड किए हैं? ये थोड़ी ना, ये तो रिफ्लेक्टेड रे वाला है ना, इसे हम लोग एक्सटेंड किए पीछे की तरफ। सिमिलरली द दिस, Yes, sir, समझ गया। ये देखो, ये रिफ्लेक्टेड रे है। सिमिलरली इस साइड इट इज रिफ्लेक्टेड रे। अब बताओ, और भी कोई? हाँ सर, तब M1 के रिस्पेक्ट में इमेज हो जाएगा और M2 के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट हो जाएगा। रियल वर्चुअली बताना। सर वर्चुअल इमेज होगा और रियल ऑब्जेक्ट होगा। मींस M1 के रिस्पेक्ट में वर्चुअल इमेज है और M2 के रिस्पेक्ट में रियल ऑब्जेक्ट है। सही है। तो सबसे पहले इस ओडेस के लिए देखते हैं क्या हो रहा है। पूछा गया M1 के रिस्पेक्ट में, तो M1 मिरर तो ये वाला है ना, राइट वाला, और इससे रेज रिफ्लेक्ट हो रहा है इधर इधर, और इसी को हम लोग मैच करवाए हैं ओडेस तक डॉटेड लाइन से, क्योंकि उसके बाद तुम्हारा पॉलिश सरफेस है, इसलिए डॉटेड लाइन से हम लोग इसको रिप्रेजेंट किए हैं। तो ये रिफ्लेक्टेड है इस M1 मिरर के लिए, बट इस M2 मिरर के लिए तुम्हारा क्या है, इंसिडेंट रेस। हेलो, यस सर। ऑब्जेक्ट के लिए हम बताया था कि इंसिडेंट रे होना चाहिए, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, कोई एक भी हो सकता है, लेकिन इंसिडेंट रे होना चाहिए। अगर तुम्हारा कन्वर्जिंग है तो ये वर्चुअल इमेज होगा, सॉरी वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, जो पी डैश के केस में है। अगर डाइवर्जिंग है तो पी के केस में जो हम लोग को दिख रहा है लेफ्ट साइड, और रियल ऑब्जेक्ट होगा। सिमिलरली इमेज के लिए रिफ्लेक्टेड होना चाहिए, रिफ्लेक्टेड रे होना चाहिए। अगर वो कन्वर्जिंग है तो रियल इमेज बनेगा जैसे पी वाले केस में। पी डैश केस में वो डाइवर्जिंग है तो वर्चुअल इमेज मिलेगा। यहाँ पे ओडैश के लिए हम लोग को देखना था सबसे पहले M1 मिरर के रिस्पेक्ट में, तो इस पे जो रेज ऑफ लाइट है ये रिफ्लेक्टेड है। इंसिडेंट तो ये वाला है ना, ये वाला जो O से जा रहा है वो इंसिडेंट हो रहा है, और जो ये वाला व्हाइट कलर से हम रिप्रेजेंट किए तो रिफ्लेक्टेड है, और यही तुम्हारा O डैश मैच हो रहा है। सो M1 के लिए ये रिफ्लेक्टेड है, तो सिंपल सी बात है कि ये इमेज होगा। अब वर्चुअल और रियल ये पता करना है, तो डाइवर्जिंग होगा या कन्वर्जिंग, ये तुम्हारा इसका एरिया इंक्रीज करता चला जा रहा है, मीन्स ये डाइवर्जिंग है।
So it is a virtual image. M2 के लिए ये रेज ऑफ लाइट इस पे जाके इंसिडेंट होगा, तो ये ऑब्जेक्ट बनेगा ओ डैश। अब रियल होगा ये वर्चुअल। तो अगर तुम्हारा ये डाइवर्जिंग है, तो रियल ऑब्जेक्ट मिलता है डाइवर्जिंग के केस में। सो ओ डैश तुम्हारा रियल ऑब्जेक्ट होगा विद रिस्पेक्ट टू M2। समझ में आया यहाँ तक? Yes, sir. आदित्य, समझ में आया? Yeah. हेडिंग दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर प्लेन मिरर। इसमें फर्स्ट पॉइंट है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट and image is equal परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज इक्वल। अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से x है तो सेम फॉर इमेज, x डिस्टेंस पे इमेज मिल रहा होगा अपोजिट साइड। सेकंड पॉइंट, रियल इमेज का हमेशा वर्चुअल रियल ऑब्जेक्ट का हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है इन केस ऑफ प्लेन मिरर। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज।
डायग्राम देख लेते हैं। Real object, virtual image, virtual object, real image. इसके बाद का टॉपिक है डेविएशन। It is the shortest angle between incident ray and reflected ray. It is the shortest angle between incident ray and reflected ray. इसमें डायरेक्शन भी कंसीडर करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, चूंकि एंगल है।
हेलो, Yes, sir. इसमें डी का वैल्यू क्या होगा, मतलब डी एंगल कितना होगा इन टर्म्स ऑफ आई, आर आई बोलोगे, सिर्फ आई बोलते हैं। डी का वैल्यू क्या होगा आई के रिस्पेक्ट में, आई के टर्म्स में? 180 minus 2i. डायरेक्शन Direction sir anti-clockwise है. ये एक स्ट्रेट लाइन है, सो ये पूरा एंगल 180 होगा। डी एंगल मुझे चाहिए तो 2i माइनस करना पड़ेगा, 180 माइनस 2i यानी पाई माइनस 2i। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। Sir d1 plus d2 minus d3. डायरेक्शन Sir direction sir anti-clockwise means d1 plus d2 minus d3 का वैल्यू पे डिपेंड करता है। ऐसे एंटी क्लॉकवाइज होगा क्योंकि हाँ एक्स एक्सिस के हम इस साइड निकाले एंटी क्लॉकवाइज सर। और किसी का आया?
निखिल, हेलो, Yes, sir. आंसर आया? No, sir. क्यों नहीं आया? ये हाँ, ये जो है तुम्हारा ये रेफरेंस है, यहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है, शुरू हो रहा है, तो इसी के रिस्पेक्ट में हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले D1 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया है, सो D1 लिखें। देन D2 वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो प्लस D2, लेकिन D3 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, सो इसे भी एंटी क्लॉकवाइज में हम लिखना है, तो क्या करेंगे, माइनस साइन लगाएंगे, माइनस D3, है ना? हेलो, Yes. सो टोटल जितना भी है तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएगा फाइनली। D1 पहले से ही एंटी क्लॉकवाइज था, D2 एंटी क्लॉकवाइज, D3 तुम्हारा क्लॉकवाइज था, इसलिए माइनस यूज कर लिए हैं, तो फाइनली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएगा D1 प्लस D2 माइनस D3। सेम अगर क्लॉकवाइज में लिखना है तो क्या बोल सकते हैं इसे, सबका माइनस ले लेंगे। Yes, sir. या फिर ऐसे देखो, D3 क्लॉकवाइज में है, पहले D3 लिख लिए, फिर D2 एंटी क्लॉकवाइज में है, तो उसे क्लॉकवाइज बनाना है, तो माइनस माइनस D1, सॉरी माइनस D2। सेम D1 तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज में है, इसे क्लॉकवाइज में लिखना है, तो माइनस D1। सो D3 माइनस D1 माइनस D2, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, दोनों सही है। नेक्स्ट टॉपिक है रोटेशन। रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, मिरर और इंसिडेंस रे। थीटा थीटा आर जो होगा वो तुम्हारा रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, थीटा एम रोटेशन ऑफ मिरर, थीटा आई
rotation of incident ray. हेलो, Yes, sir. एक क्वेश्चन लिखो तुम सब. Incident ray is rotated. Incident ray is rotated by 10 degree clockwise. And mirror is rotated by 15 degree anti-clockwise. Find the rotation of reflected ray. Sir, 40 degree anti-clockwise. सही है. हाँ सर 40 आ रहा है. आज यहीं तक है, बाकी अगले क्लास में देखें. डेविएशन तुम्हारा शॉर्टेस्ट एंगल होता है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में. इसे अगर इसे हम लोग एक वेक्टर की तरह ट्रीट करें तो इसके बीच का एंगल कब निकलेगा, जब या तो हेड टू हेड मैच होगा या फिर टेल टू टेल. सो इसके बीच का एंगल निकालने के लिए इंसिडेंट रे को थोड़ा सा हम लोग एक्सपेंड कर दिया आगे की तरफ और फिर इनके बीच का एंगल फाइंड आउट किया. सो लेट से इट इज डी से डिनोट कर देते हैं इसे डेविएशन को. तो पूरा एंगल क्या होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन है तुम्हारा, तो 180 डिग्री
और ये आई प्लस आई, क्योंकि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे दोनों तुम्हारा सेम होगा, सो -2i, तो पाई -2i। ये डायरेक्शन तुम देख सकते हो, हम बोले थे इंसिडेंट रे टू रिफ्लेक्टेड रे एंगल होता है, मींस इट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर इसे क्लॉकवाइज में लिखना होगा तो 2 पाई -i माइनस n ले लेंगे, सो क्लॉकवाइज बन जाएगा। इसी पे एक क्वेश्चन हम लोग देखे थे, सो ऐसा कुछ। तो नेट डेविएशन निकालने के लिए जितने भी डेविएशन होते हैं उसको हम लोग ऐड कर सकते हैं, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। रेफरेंस रेफरेंस इंसिडेंस तुम्हारा ये वाला था, इसके रिस्पेक्ट में हम लोग बाकी सब निकाले हैं। तो सबसे पहले जो रिफ्लेक्टेड रे मुझे दिखाओ, या इंसिडेंट रे जब तुम्हारा बेंड हुआ तो डेविएशन जो हुआ वो तुम्हारा D1 का था, सेम फॉर D2, बट D3 तुम्हारा अपोजिट डायरेक्शन में है। D1 तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज है, D2 एंटी क्लॉकवाइज है और D3 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। सो इसको भी एंटी क्लॉकवाइज में लिखना होगा तो -n लगा लिए, D1 + D2 - D3 एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज में लिखना होगा तो सबको माइनस ले सकते हैं, D3 - D1 - D2 क्लॉकवाइज। और कुछ? हेलो।